हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आर्चा और आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी पार्ट ए बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जो कि है ह्यूमन डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, वेरियस अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, फिर हम इंटरनेशनल कंपैरिजन भी देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमें इन दोनों टर्म्स के बारे में अच्छे से समझना होगा। बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेफर टू चेंजेस, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों से हमारा मतलब चेंज से है, लेकिन ग्रोथ क्वांटिटेटिव चेंज दिखाता है और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव चेंज। तो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो ग्रोथ, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे क्वांटिटेटिव चेंज होता है, यानी कि क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, नंबर्स में। और ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि हम पॉजिटिव ग्रोथ भी देख सकते हैं, हम नेगेटिव ग्रोथ भी देख सकते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है डेवलपमेंट का, और डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव चेंज दिखाता है, यानी कि क्वालिटी में एक पॉजिटिव चेंज होना चाहिए, यानी कि क्वालिटी में चीजों में इंप्रूवमेंट होना बहुत जरूरी होता है डेवलपमेंट होने के लिए। और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव चेंज है और हमेशा वैल्यू पॉजिटिव रहता है। और डेवलपमेंट तभी होगा जब इंप्रूवमेंट होता है, जब इंक्रीमेंट या एडिशन होता है, चीजें ठीक होती हैं और बेहतर जब होती है तब डेवलपमेंट होता है। जब नेगेटिव ग्रोथ होता है तब डेवलपमेंट नहीं होता। तो डेवलपमेंट तभी होता है जब पॉजिटिव ग्रोथ होता है, यानी कुछ पॉजिटिव चेंज हो तभी डेवलपमेंट होता है। लेकिन हमेशा पॉजिटिव ग्रोथ डेवलपमेंट में रिजल्ट नहीं करता। डेवलपमेंट होने के लिए पॉजिटिव ग्रोथ तो होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव ग्रोथ के साथ साथ क्वालिटी में भी एक पॉजिटिव चेंज होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव ग्रोथ के साथ साथ एक पॉजिटिव क्वालिटेटिव चेंज भी होना चाहिए। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज इस साल क्लास में सिर्फ 30 स्टूडेंट्स थे, नेक्स्ट ईयर क्लास में और 20 स्टूडेंट्स ऐड हो जाते हैं, यानी कि क्लास का टोटल स्ट्रेंथ हो जाता है 50। लेकिन उस स्कूल में अच्छे टीचर्स नहीं है, नंबर ऑफ टीचर्स बहुत कम है, वहां पे बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का बहुत ही खराब है। तो उस स्कूल में क्वालिटेटिव चेंज नहीं हुआ है। बच्चे भले ही बढ़ गए, लेकिन वहां पे बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब है। तो क्वालिटेटिव चेंज नहीं हुआ, तो उस स्कूल में डेवलपमेंट भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा जरूरी नहीं होता कि जब पॉजिटिव ग्रोथ हो तब डेवलपमेंट भी हो। डेवलपमेंट होने के लिए पॉजिटिव ग्रोथ होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ पॉजिटिव क्वालिटेटिव चेंज भी होना चाहिए। क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है। अगर एक सिटी का पॉपुलेशन 1 लाख से 2 लाख इंक्रीज हो जाता है एक पीरियड में, तब हम कहते हैं कि सिटी ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर उस सिटी में बेसिक सर्विसेज ही ना हो, जैसे हेल्थ फैसिलिटीज ना हो, एजुकेशन के लिए फैसिलिटीज ना हो, हाउसिंग ना हो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज ना हो, तब वो सिटी डेवलप नहीं होगा। भले ही उस सिटी में पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा हो, अगर ये बेसिक सर्विसेज ना हो तो हम उस सिटी को डेवलप्ड नहीं कह सकते। अब हम देखेंगे कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग मेजर्स यूज किए गए हैं डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ को देखा जाता था, ये देखने के लिए कि क्या एक कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में इनकम अप्रोच को हम यूज करते थे, यानी कि हम ये मानते थे कि जो भी कंट्री सबसे अमीर है, रिच कंट्रीज है, जिन कंट्रीज में इनकम बहुत ज्यादा होता है, इकोनॉमिकली बहुत ही आगे है, उन कंट्रीज में हर इंसान खुश रहता होगा, वो कंट्रीज डेवलप्ड होंगे। लेकिन ये जो मेजर था इकोनॉमिक ग्रोथ वाला, ये भी फिट नहीं बैठ रहा था, क्योंकि इस मेजर की मदद से हम कई सारे अदर एस्पेक्ट्स जो एक जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, फ्रीडम, एक्सेस टू हेल्थ, एजुकेशन, रिसोर्सेज, ये सारी चीजें जो डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इन्हें हम इकोनॉमिक ग्रोथ वाले मेजर में कंसिडर नहीं कर रहे थे। क्योंकि ऐसे कंट्रीज जो रिच हैं, जिनमें इनकम बहुत ज्यादा है, उन कंट्रीज में भी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यूज हैं।
तो इसीलिए हमें मेजर को रिकंसिडर करना पड़ा। इकोनॉमिक ग्रोथ वाला जो मेजर था, इनकम अप्रोच जो था, उसे चेंज करना पड़ा। फिर 1980s और 1990s में ह्यूमन डेवलपमेंट का आइडिया सामने आता है और ये आइडिया दो साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट डेवलप करते हैं, महबूब उल हक एंड अमार्त्य सेन। तो डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्रिएट किया था और यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, हर साल 1990 से डॉक्टर महबूब उल हक का ये कॉन्सेप्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करके हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती है। और अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट का डेफिनेशन और डॉक्टर महबूब उल हक ने ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे डिफाइन किया था। यानी कि एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई पर्पस हो, कोई उद्देश्य हो और उस पर्पस को, उस गोल को फुलफिल करने के लिए लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज होने चाहिए, लोग केपेबल होने चाहिए अपने गोल को फुलफिल करने के लिए, लोग हेल्दी होने चाहिए, उनके पास वो स्पेस होना चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने टैलेंट्स को डेवलप करने के लिए, सोसाइटी में पार्टिसिपेट करने के लिए उनके पास वो फ्रीडम, वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। सिर्फ अपॉर्चुनिटीज होना काफी नहीं होता, सिर्फ चॉइसेस होना काफी नहीं होता। उन चॉइसेस को, उन अपॉर्चुनिटीज को यूज करने के लिए लोग कैपेबल भी होने चाहिए, उनके पास वो फ्रीडम होनी चाहिए टू मेक द राइट चॉइस, वो हेल्दी होने चाहिए, उनके पास वो स्पेस होना चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने टैलेंट्स को डेवलप करने के लिए। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का बेसिक गोल है कंडीशंस क्रिएट करना ताकि लोग एक मीनिंगफुल लाइफ जी सके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड की एरियाज या फिर की इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और हम इन दोनों को साथ में पढ़ने वाले हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट का है लीडिंग अ लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, और ये सभी चीजें एक मीनिंगफुल लाइफ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला एस्पेक्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का लीडिंग अ लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर आता है एक्सेस टू हेल्थ। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बीइंग एबल टू गेन नॉलेज, यानी कि पढ़ने लिखने का जो अपॉर्चुनिटी है हर एक इंसान के पास होना चाहिए। सो एवरीवन शुड बी एबल टू गेन नॉलेज, और यहाँ पे मेन इंडिकेटर है एक्सेस टू एजुकेशन। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हैविंग इनफ मीन्स टू बी एबल टू लिव अ डिसेंट लाइफ, एक डिसेंट लाइफ जीने के लिए इनफ रिसोर्सेस का होना थर्ड एस्पेक्ट है, और यहाँ पे मेन इंडिकेटर आता है एक्सेस टू रिसोर्सेस। So access to health, access to education and access to resources तीन की एरियाज या तीन की इंडिकेटर्स हैं और तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। पहला लीडिंग अ लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, सेकेंड बीइंग एबल टू गेन नॉलेज, थर्ड हैविंग इनफ मीन्स टू बी एबल टू लिव अ डिसेंट लाइफ, यानी कि इनफ रिसोर्सेस होना एक डिसेंट लाइफ जीने के लिए। रियलिटी में हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वो कैपेबिलिटी, वो फ्रीडम ही नहीं है चॉइसेस लेने का, वो अपने लिए कई सारे अपॉर्चुनिटीज में से सबसे बेस्ट चूज ही नहीं कर पाते क्योंकि उनके अपॉर्चुनिटीज, उनके चॉइसेस ही लिमिटेड हो जाते हैं। अब ऐसा कब होता है? ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिन्हें पढ़ने लिखने का मौका नहीं दिया जाता, जिनके पास प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज का एक्सेस नहीं होता, जो पॉवर्टी से सफर कर रहे होते हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से आते हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आते हैं, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। और कई सारे रीजंस हो सकते हैं जैसे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कुछ लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज होना, कुछ लोगों के पास नहीं होना। ये सारी चीजें हैं जो लोगों के चॉइसेस को लिमिट कर देती हैं और वो फिर मीनिंगफुल लाइफ नहीं जी पाते, उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इसीलिए अगर हमें लोगों के चॉइसेस बढ़ाने हो तो हमें लोगों को केपेबल बनाना होगा, हमें उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना होगा, हमें एजुकेशन का एक्सेस देना होगा और हमें उन्हें रिसोर्सेज का एक्सेस देना होगा ताकि वो एक डिसेंट डिग्निफाइड लाइफ जी सके। तो अगर हमें लोगों के चॉइसेस बढ़ाने और उनके लाइफ को इम्प्रूव करना है तो हमें उनके कैपेबिलिटीज को बिल्ड करना होगा, और अगर कैपेबिलिटीज ना हो तो चॉइसेस भी बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक ऐसा बच्चा जो गरीब घर से आता है, उसे पढ़ने लिखने का मौका नहीं दिया गया,
क्या उसके पास ये चॉइस है कि वो डॉक्टर बने, पायलट बने, टीचर बने या इंजीनियर बने? उसका तो चॉइस ही लिमिट हो जाता है क्योंकि उसे पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं दिया गया। तो यही होता है। तो अगर कैपेबिलिटी ना हो तो इंसान सही चॉइसेस नहीं बना पाता, उसके चॉइसेस, उसके अपॉर्चुनिटीज ही लिमिट हो जाते हैं। जैसे जो गरीब घर के लोग होते हैं वो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मेडिकल ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, उनके पास पैसे कम होते हैं। तो हमारा जो कंडीशन होता है उसके वजह से हमारे अपॉर्चुनिटीज, हमारे चॉइसेस कम हो जाते हैं। तो अगर हमें हर एक इंसान को आगे लाना है, हर एक इंसान की जिंदगी को मीनिंगफुल बनाना है, तो हमें कैपेबिलिटीज, एक इंसान में जो कैपेबिलिटीज हैं उससे बढ़ाना होगा। और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम हेल्थ, एजुकेशन और रिसोर्सेज, बेसिक रिसोर्सेज जो एक डिसेंट डिग्निफाइड लाइफ जीने में हेल्प करते हैं, अगर हम इन 3 एस्पेक्ट पे फोकस करें तो हम लोगों के अंदर वो कैपेबिलिटीज बिल्ड कर सकते हैं जिससे वो सही चॉइस ले सके और अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज कर सके। नेक्स्ट टॉपिक, 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर्स हैं। तो 4 ऐसी चीजें हैं जिन्हें इंश्योर करना बहुत जरूरी है अगर हमें ह्यूमन डेवलपमेंट को अचीव करना है। तो वो 4 पिलर्स हैं, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। एक एक करके हर एक पिलर को समझ लेते हैं। सो पहला पिलर है इक्विटी। सो इक्विटी, यहाँ पे इसका मतलब है हर एक इंसान को इक्वल एक्सेस प्रोवाइड करना अपॉर्चुनिटी का, यानी कि इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबॉडी। और यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर क्या है, रेस क्या है, इनकम लेवल क्या है, और इंडिया के केस में कास्ट। सो मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबॉडी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, रेस, इनकम एंड इंडिया के केस में कास्ट। अब इक्विटी ह्यूमन डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट पिलर क्यों है? क्योंकि हम सोसाइटी में जनरली ये देखते हैं कि कुछ वीकर सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के जिन्हें अपॉर्चुनिटीज डिनाई किया जाता है। तो सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट रेट विमेन और सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स के जो लोग हैं उनमें देखा जाता है। यानी कि विमेन और सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग होते हैं वो हायर एजुकेशन के लिए कभी जा नहीं पाते, वो स्कूल से जल्दी ड्रॉप आउट कर लेते हैं। यानी कि इस ग्रुप को एजुकेशन का एक्सेस नहीं है, नॉलेज का एक्सेस नहीं है। और इक्विटी में हम ये देखते हैं कि इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इनकम लेवल, कास्ट, रिलीजन, जो भी आपका बैकग्राउंड है, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए। और इक्विटी इंडिया के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम देखते हैं कि विमेन, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं उन्हें एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए हमें इक्विटी के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो सेकंड पिलर है सस्टेनेबिलिटी। तो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमने एनवायरनमेंट से रिलेट करके उसे पढ़ा है। यहाँ पे हम एक अलग पर्सपेक्टिव से पढ़े। तो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी का मतलब है अपॉर्चुनिटीज का होना, यानी कि कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इक्विटी के कॉन्सेप्ट में हम ये बताते हैं कि हर एक इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए। अब सस्टेनेबिलिटी में हम ये कहते हैं कि जितने भी अपॉर्चुनिटीज इस जनरेशन को मिला है उतने ही अपॉर्चुनिटीज आने वाले जनरेशन को भी मिलना चाहिए। यानी कि हमें इस जनरेशन के लिए भी अपॉर्चुनिटीज देने होंगे और हमें ये भी इंश्योर करना होगा कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो सभी अपॉर्चुनिटीज हो। अगर हो सके तो हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर जनरेशन को देना चाहिए। सो ऑल द जनरेशंस मस्ट हैव द सेम अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम रिसोर्सेस का इस्तेमाल करें तो फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख के करें। और अगर हम रिसोर्सेस का मिसयूज करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगे। अब सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है जहाँ पे ये बताया जाता है कि गर्ल्स को स्कूल भेजना क्यों इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम ये देखें, एक जनरेशन में लोग अगर लड़कियों को स्कूल ही ना भेज रहे हो, उन्हें पढ़ने लिखने का मौका ही ना दे रहे, तो वो अपनी जिंदगी में, हम जो मीनिंगफुल लाइफ की बात करते हैं, अपने जिंदगी का पर्पस, गोल फुलफिल नहीं कर पाएंगे, वो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, वो हमेशा अपने
पेरेंट्स पे, अपने फैमिली पे ही डिपेंडेंट रहेंगे। यानी कि हम एक पूरे जनरेशन का अपॉर्चुनिटी, चॉइस लिमिट कर रहे हैं, उनके उनके अपॉर्चुनिटीज को डिनाई कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं, अगर हम लड़कियों को स्कूल ही ना भेज रहे हो, तो पूरा एक जनरेशन सफर करता है। और इससे क्या होता है, अगर हम ये चेंज ही ना करें तो आने वाले जनरेशन्स में भी अगर लड़कियां स्कूल ना जा रही तो ये चलता ही रहेगा। यानी कि एक पूरे ग्रुप को हम अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ सब डिनाई कर रहे हैं, हम कैपेबिलिटी नहीं बढ़ा रहे हैं उनका, हम उन्हें फ्रीडम नहीं दे रहे हैं। तो सस्टेनेबिलिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि हर एक जनरेशन को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, और वो सभी अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर जनरेशन के लिए भी होनी चाहिए। रिसोर्सेस का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए। और यहाँ पे ये एग्जाम्पल इसीलिए दिया है क्योंकि अगर हम ये देखें कि एक सोसाइटी अगर किसी भी लड़की को स्कूल जाने ही नहीं दे रही है तो ये चलता ही रहेगा और एक पूरा जनरेशन हैंडीकैप हो जाएगा। फिर कोई लड़की पढ़ नहीं पाएगी, सबके चॉइसेस लिमिट हो जाएंगे और ऐसा चलता ही रहेगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड पिलर है प्रोडक्टिविटी, और यहाँ पे प्रोडक्टिविटी से हमारा मतलब है ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क। तो इस पिलर में हम ये जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम ये फोकस करते हैं कि लोग रियल वेल्थ है, ये हमें पता है। अगर हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी हो तो हमें लोगों में कैपेबिलिटीज को बिल्ड करना होगा। यानी कि जितने भी वर्कर्स हैं उन्हें प्रॉपर नॉलेज का, स्किल एनहांसमेंट का, फिर प्रॉपर बेटर हेल्थ फैसिलिटीज का एक्सेस देना होगा। क्योंकि जो वर्कर्स स्किल्ड हो, जो वर्कर्स हेल्दी होते हैं, वो वर्कर्स एफिशिएंटली कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, वो वर्कर्स प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव कर पाते हैं। इमेजिन कीजिए एक फैक्ट्री या एक कंपनी जहां पे सभी वर्कर्स हेल्दी ना हो, हेल्थ कंडीशन उनकी खराब हो, तो वो कैसे एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। जब उनकी हेल्थ खराब है तो वो कैसे अपने नॉलेज को एनहांस करेंगे, कैसे स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, कैसे प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करेंगे जब उनकी हेल्थ कंडीशन खराब हो, जब वो लीव ले रहे हो या ठीक से फोकस्ड होके काम नहीं कर पा रहे हो। तो इसीलिए प्रोडक्टिविटी, ये जो तीसरा पिलर है, इसमें फोकस रहता है ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर पाना। कैसे? बाय बिल्डिंग कैपेबिलिटीज, इंक्रीजिंग नॉलेज, प्रोवाइडिंग बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, ताकि हर एक वर्कर एफिशिएंटली काम कर सके, अच्छे से काम कर सके। फोर्थ और एक इंपॉर्टेंट पिलर है एम्पावरमेंट। अब हमने इक्विटी में ये बात किया कि हर एक इंसान के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होने चाहिए, चॉइसेस होने चाहिए। सस्टेनेबिलिटी में हमने ये डिस्कस किया कि हर एक जनरेशन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए। प्रोडक्टिविटी में हमने लेबर प्रोडक्टिविटी के बारे में बात किया कि कैसे कैपेबिलिटीज हमें बिल्ड करनी चाहिए ताकि वर्कर एफिशिएंटली काम कर सके। अब एम्पावरमेंट में हम ये बताते हैं कि हर एक के पास वो पावर होना चाहिए कि वो उन चॉइसेस का इस्तेमाल कर सके। सिर्फ चॉइसेस होना काफी नहीं है, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज होना काफी नहीं है, हर एक इंसान के पास वो पावर होना चाहिए कि वो चॉइस ले सके, वो अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज कर सके। अब ये पावर आता कहाँ से है? ये पावर आता है जब हम फ्रीडम को इंक्रीज करते हैं, लोगों को और फ्रीडम देते हैं और उनकी कैपेबिलिटीज को बिल्ड करते हैं। अब ये पावर, ये जो फ्रीडम और कैपेबिलिटी की हम बात करते हैं, ये आता है गुड गवर्नेंस से, पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज से, पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज से। जब अच्छा गवर्नेंस होता है, जब हम सोशल सेक्टर पे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जब हम लोगों को कंसिडर करके उनके लिए पॉलिसीज बनाते हैं, तब हम लोगों को एम्पावर कर पाते हैं। तो लोगों को एम्पावर करने के लिए, फ्रीडम, कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए गुड गवर्नेंस और पीपल ओरिएंटेड, पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जब हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो तब हमें सोशली, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, जो भी सोसाइटी के वीकर सेक्शन है, उन्हें एम्पावर करने पे ज्यादा फोकस करना होगा, उन्हें वो स्पेशल इंपॉर्टेंस देना होगा। हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना होगा ताकि हर एक इंसान के पास वो पावर हो कि वो चॉइस ले सके, चॉइसेस लिमिटेड ना हो। हर एक इंसान के पास वो पावर हो कि वो अपना फ्रीडम, अपना कैपेबिलिटी इंक्रीज कर सके, कैपेबिलिटी बिल्ड कर सके और अपॉर्चुनिटीज को यूज कर सके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट को पढ़ने के लिए हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हैं: इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच,
मिनिमम नीड्स या बेसिक नीड्स अप्रोच, लास्ट वन कैपेबिलिटीज अप्रोच। सो टेबल 3.1 में इन चारों अप्रोचेस के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है, तो एक एक करके इन चारों इंपॉर्टेंट अप्रोचेस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला अप्रोच है इनकम अप्रोच। सो इनकम अप्रोच ओल्डेस्ट अप्रोच है, तो हमने पहले भी ये पढ़ा था कि सबसे पहले डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए हमने इकोनॉमिक ग्रोथ का इस्तेमाल किया था, तो उसी से रिलेटेड है इनकम अप्रोच। ओल्डेस्ट अप्रोच है ह्यूमन डेवलपमेंट को पढ़ने का, और इनकम अप्रोच में हम ह्यूमन डेवलपमेंट को इनकम के साथ लिंक करते हैं। और यहाँ पे मेन आइडिया ये है कि जो लेवल ऑफ इनकम है वो लेवल ऑफ डेवलपमेंट या लेवल ऑफ फ्रीडम को दिखाता है, यानी कि अगर लेवल ऑफ इनकम हाई है तो लेवल ऑफ फ्रीडम भी हाई होगा और लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट भी हाई होगा। तो इनकम अप्रोच में हम मेनली ये देखते हैं। सेकेंड अप्रोच वेलफेयर अप्रोच। सो वेलफेयर अप्रोच में पीपल सेंट्रिक या पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज को लिया जाता है, और इस अप्रोच में ह्यूमन बीइंग्स मेन बेनिफिशियरीज होते हैं, हर एक डेवलपमेंट एक्टिविटीज का मेन टारगेट होते हैं। और इस अप्रोच में गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दिया जाता है कि हेल्थ, एजुकेशन के सेक्टर में, रिसोर्सेज के सेक्टर में और इन सभी चीज़ों के लिए और एक्सपेंडिचर करे, यानी कि और खर्च करे एजुकेशन फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, रिसोर्सेज बिल्ड करने के लिए और खर्चा करे। तो इस अप्रोच में हम ये मानते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लेवल को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा गवर्नमेंट पे है, यानी कि गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना होगा गुड गवर्नेंस के थ्रू, पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज के थ्रू, वेलफेयर पे और खर्चा करके ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ाना होगा। तीसरा अप्रोच है मिनिमम नीड्स अप्रोच या फिर बेसिक नीड्स अप्रोच। सो बेसिक नीड्स अप्रोच इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रपोज किया था, ये 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। सो बेसिक नीड्स अप्रोच इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है। सो ILO ने 6 बेसिक नीड्स या 6 मिनिमम नीड्स को रिकॉग्नाइज किया है। ये 6 नीड्स हैं हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। तो इस अप्रोच में हम ये मानते हैं कि लोगों के चॉइसेस, लोगों का जो रिक्वायरमेंट है उसे साइडलाइन किया जाएगा और सबसे ज्यादा फोकस इन 6 नीड्स को फुलफिल करने में दिया जाएगा, यानी कि हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और हाउसिंग, ये जो 6 बेसिक नीड्स हैं इन्हें इंश्योर करने में, इन्हें प्रोवाइड करने में ज्यादा फोकस दिया जाएगा और ह्यूमन चॉइसेस को इग्नोर किया जाता है और इन 6 बेसिक नीड्स पे ज्यादा फोकस दिया जाता है। फोर्थ अप्रोच है कैपेबिलिटी अप्रोच। कैपेबिलिटी अप्रोच प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने इंट्रोड्यूस किया था, ये भी 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन का मानना है कि अगर हम हेल्थ, एजुकेशन, रिसोर्सेस में ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बढ़ाए तो ह्यूमन बीइंग्स खुद ह्यूमन डेवलपमेंट इंश्योर करेंगे, यानी कि अगर हम लोगों को इतना केपेबल बनाते हैं तब हम ह्यूमन डेवलपमेंट को इंश्योर कर सकते हैं, यानी कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज बिल्ड करना, हर इंसान के पास एजुकेशन का एक्सेस होना, हर इंसान जो नॉलेज एक्सेस कर सकता है, जो स्किल अपना डेवलप कर सकता है, रिसोर्सेज का एक्सेस हो सकता है जिससे एक डिग्निफाइड डिसेंट जिंदगी जी सकता है, हेल्दी लॉन्ग लाइफ जी सकता है। अगर हम कैपेबिलिटी बिल्ड करने पे फोकस करें तब हम ह्यूमन डेवलपमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। तो हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के डेफिनेशन, मेन गोल के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे कि UNDP कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 की इंडिकेटर्स पे फोकस करता है, एक्सेस टू हेल्थ, access to education and access to resources। इन तीनों इंडिकेटर्स को 1/3 का वेटेज दिया जाता है और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में हर एक कंट्रीज को रैंक किया जाता है उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे और इन्हें 0 to 1 के बीच में एक स्कोर दिया जाता है और जो भी कंट्रीज 0.8 से ऊपर लाते हैं वो वेरी हाई कैटेगरी में आते हैं, यानी कि वेरी हाई कैटेगरी में आते हैं, और जो भी कंट्रीज 0.5 या 0.4 से नीचे लाते हैं उनका ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होता है, जो रैंकिंग होता है, बहुत नीचे आता है और वो
पुअर परफॉर्मर्स में आते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कैसे 3 इंडिकेटर्स में क्या क्या हम कंसिडर करते हैं। तो पहला इंडिकेटर है एक्सेस टू हेल्थ। सो एक्सेस टू हेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी कि एक इंसान कितने सालों तक जिंदा रहेगा, एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ। अगर एक कंट्री में हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इसका मतलब ये है कि लोगों के पास ज्यादा चांसेस है लॉन्ग हेल्दी लाइफ जीने का। तो पहला इंडिकेटर है एक्सेस टू हेल्थ, इसका वेटेज है 1/3। नेक्स्ट सेकेंड इंडिकेटर एक्सेस टू नॉलेज, यानी कि इसमें हम देखते हैं कि लोगों के पास क्या एजुकेशन का एक्सेस है, क्या लोग पढ़ लिख पा रहे हैं। तो इसमें हम 2 की इंडिकेटर्स को कंसिडर करते हैं, एडल्ट लिटरेसी रेट और ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। तो एडल्ट लिटरेसी रेट में हम ये देखते हैं कि कितने अडल्ट्स हैं पॉपुलेशन में, जितने भी अडल्ट्स हैं उनमें से कितने लोग हैं जो पढ़ लिख सकते हो, तो वो होता है एडल्ट लिटरेसी रेट। फिर आता है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, यानी कि कितने बच्चे स्कूल में दाखिल हैं, कितने बच्चों ने स्कूल में एडमिशन लिया है। तो ये 2 इंडिकेटर्स हैं, एडल्ट लिटरेसी रेट और ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, जिससे हम एक्सेस टू नॉलेज पता कर पाते हैं। और एक्सेस टू नॉलेज का भी वेटेज 1/3 है। तीसरा इंडिकेटर है एक्सेस टू रिसोर्सेज, इसका भी वेटेज 1/3 है। और एक्सेस टू रिसोर्सेज हम यूएस डॉलर में मेजर करते हैं, यानी कि हम लोगों का परचेसिंग पावर मेजर करते हैं, यानी कि लोगों के पास लोगों का इनकम कितना है, उनके पास कितने रिसोर्सेज हैं, वो कितना गुड्स सर्विस परचेज कर पा रहे हैं। तो हम एक्सेस टू रिसोर्सेज में परचेसिंग पावर मेजर करते हैं इन यूएस डॉलर्स। और एक्सेस टू रिसोर्सेज में ये भी कंसिडर किया जाता है कि क्या लोगों के पास डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर करने के लिए रिसोर्सेज हैं, क्या वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी पा रहे हैं। तो ये 3 इंडिकेटर्स हैं, एक्सेस टू हेल्थ, एक्सेस टू नॉलेज या एक्सेस टू एजुकेशन, या फिर एक्सेस टू रिसोर्सेज। और हर इंडिकेटर को वेटेज 1/3 का ही दिया जाता है और इनका सम टोटल लेकर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। और ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जिनका भी स्कोर 1 से सबसे ज्यादा पास होता है, यानी कि जिनका भी स्कोर 0.8 या 0.9 प्लस होता है, उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल है हाई है, वो अच्छे परफॉर्मर्स हैं। फिर जो भी कंट्रीज हैं जिनका स्कोर 0.4, 0.3, 0.2 या 0.1 है, उनका जो स्कोर है वो बहुत ही खराब है और वो बैड परफॉर्मिंग कंट्रीज हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की मदद से अटेनमेंट्स या अचीवमेंट्स को मेजर करते हैं, यानी कि एक कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट के की एरियाज में क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक रिलायबल मेजर नहीं है। सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मदद से हम ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट का एक क्लियर पिक्चर अगर हमें चाहिए तो हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ साथ ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को भी स्टडी करना पड़ेगा। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक रिलायबल मेजर नहीं है? क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम सिर्फ अचीवमेंट्स या ही मेजर करते हैं, हम ड्रॉबैक्स, हम शॉर्टफॉल्स मेजर नहीं करते हैं। अब ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये अचीवमेंट्स हुए हैं, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ये किन्होंने अचीव किए हैं? क्या ये जो अचीवमेंट्स हैं ये सिर्फ रिच वेल टू डू फैमिली से जो लोग हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जिन्हें प्रॉपर हेल्थ, प्रॉपर एजुकेशन, रिसोर्सेज का एक्सेस था, क्या ये जो अचीवमेंट्स हैं सिर्फ उन लोगों ने किए हैं? ये जो पुअर बैकग्राउंड से लोग आते हैं, जो वीकर सेक्शन से हैं, उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया है, उनका सिचुएशन कैसा है, पॉवर्टी लेवल क्या है, क्या लोगों के पास एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज हैं, रियल लाइफ में हो क्या रहा है, ये जो एक क्लियर पिक्चर है ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रोवाइड नहीं करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बताता है कि ये जो अचीवमेंट है ये अचीवमेंट किन लोगों के हैं, क्या ये रिच वेल टू डू फैमिली से जो लोग हैं उनके हैं, किन के अचीवमेंट्स हैं ये, और जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके पास कितने अपॉर्चुनिटीज हैं, उन्होंने कैसे चॉइसेस को एक्सरसाइज किया है, वो सारी चीजें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्लियरली हमें नहीं बताता है। और इसीलिए
जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नेगेटिव एस्पेक्ट्स को कंसिडर नहीं करता, ये एक इनकम मेजर है, हम बेसिकली कह सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक इनकम मेजर है। ये बाकी सारी चीजों को, नेगेटिव चीजों को, ड्रॉबैक्स को, शॉर्टफॉल्स को कंसिडर नहीं करता है, इसीलिए ये एक रिलायबल मेजर नहीं है। तो सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ के हम ह्यूमन डेवलपमेंट का एक क्लियर आइडिया नहीं लगा सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को भी समझना होगा। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स क्या है और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से अलग है। तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स एक नॉन इनकम मेजर है और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में हम पढ़ते हैं शॉर्ट फॉल्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट अचीव करते वक्त क्या क्या कमियां रह गई हैं, क्या क्या नेगेटिव चीजें हैं और कौन से एरियाज में हमें इंप्रूव करना होगा, इसका आइडिया ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स देता है। तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम पढ़ते हैं अडल्ट लिटरेसी रेट और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में हम देखते हैं अडल्ट इलिटरेसी रेट, यानी कि कितने लोग हैं अडल्ट पॉपुलेशन में जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं। फिर हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 40, मतलब कितने लोग हैं जो 40 ईयर्स से पहले ही मर रहे हैं। सेकेंड, कितने लोग हैं जिनके पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस नहीं है, कितने बच्चे हैं जो अंडरवेट हैं, यानी कि कितने बच्चे हैं जो माल नरिश्ड हैं, जो अंडरवेट हैं। तो अगर हमें इन सभी चीजों के बारे में पता चलेगा तब हम ये देखेंगे कि अच्छा कौन से एरियाज है जहाँ पे हमें और काम करना है, कहाँ पे और वर्क करने की जरूरत है, क्या क्या शॉर्टफॉल्स हैं। अगर हमें ह्यूमन डेवलपमेंट का एक पूरा आइडिया चाहिए तो हमें ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स भी समझना होगा, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम अडल्ट लिटरेसी रेट के बारे में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में, एक्सेस टू रिसोर्सेज, परचेसिंग पावर, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पूरा पिक्चर नहीं दे रहा है। जब हम ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि अडल्ट इलिटरेसी रेट क्या है, कितने लोगों के पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज का एक्सेस नहीं है, कितने लोग हैं जो 40 ईयर्स से पहले ही मर रहे हैं, कितने बच्चे हैं जिनके पास प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का एक्सेस नहीं है, जो माल नरिश्ड हैं, जो अंडरवेट हैं। तो ये सारी चीजें भी पता होना बहुत जरूरी है। तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट का शॉर्टफॉल्स दिखाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अचीवमेंट्स दिखाता है, अटेनमेंट्स दिखाता है, और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स दिखाता है कि हमने क्या क्या कमियां छोड़ी हैं और शॉर्टफॉल्स क्या क्या है। और ये देखने को मिलता है ज्यादातर कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स ज्यादा चीजों को रिवील करता है कंपेयर टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और बोथ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स दो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जिसके मदद से यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के बारे में। तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पर कैपिटा इनकम, ये कुछ मेजर्स हैं जिसकी मदद से कंट्रीज डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। और टेक्स्ट बुक में ये बताया है कि भूटान इकलौता कंट्री है जिसने ऑफिशियली ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस GNH को अपने कंट्री का प्रोग्रेस मेजर करने का टूल बताया है ऑफिशियली। सो भूटान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली प्रोक्लेम ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एज द मेजर ऑफ कंट्रीज प्रोग्रेस। 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस GNH है क्या? सो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में इंपॉर्टेंस दिया जाता है नॉन मटेरियल चीजों पे, साइकोलॉजिकल वेलबीइंग पे, स्पिरिचुअल चीजों पे, कल्चरल एस्पेक्ट्स पे, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे, बायोडाइवर्सिटी पे और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट पे। सो भूटान इस चीज पे फोकस करता है कि मटेरियल प्रोग्रेस और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से जो भी हार्म एनवायरनमेंट पे होता है या भूटान के लोगों के कल्चरल और स्पिरिचुअल लाइफ पे होता है, उन हार्म्स को नोटिस करना है, उन हार्म्स को कंसिडर करना है और उन पॉसिबल हार्म्स को कम करना है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस कल्चरल स्पिरिचुअल लाइफ पे है और ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है वेलबीइंग और हैप्पीनेस पे और कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है मटेरियलिस्टिक चीजों को। सो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है साइकोलॉजिकल वेलबीइंग, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कंपैरिजन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इंटरनेशनल कंपैरिजन, जब हम
हर एक कंट्री के ह्यूमन डेवलपमेंट परफॉर्मेंस को स्टडी करते हैं, तब हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में पता चला। तो पहला पॉइंट, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि साइज ऑफ द कंट्री एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। जनरली हमें लगता है कि साइज ऑफ द टेरिटरी और पर कैपिटा इनकम ह्यूमन डेवलपमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड है, यानी कि साइज ऑफ द टेरिटरी, हमें लगता है कि अगर कोई कंट्री बड़ी कंट्री हो, साइज में बहुत ही बड़ी हो, तो उसका तो ह्यूमन डेवलपमेंट में जो रैंकिंग आता है, हाई रैंकिंग आता होगा। हमें जनरली ये भी लगता है कि जो भी कंट्रीज रिच कंट्रीज है, बहुत ही अमीर कंट्रीज हैं, उनका भी रैंकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे ऊपर आता होगा, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कि साइज ऑफ द टेरिटरी एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। इन दो चीजों का ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर हम पहला पॉइंट कंसिडर करें, साइज ऑफ द टेरिटरी, तो हमने ये देखा है कि जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, उन्होंने बड़े कंट्रीज से बेटर परफॉर्म किया है ह्यूमन डेवलपमेंट में, यानी कि छोटे कंट्रीज का ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग बड़े बड़े कंट्रीज से ऊपर आया है, अच्छा रैंकिंग आया है। सेकेंड पॉइंट है पर कैपिटा इनकम। हमने ये भी देखा है कि वो कंट्रीज जो पुअर कंट्रीज हैं, उन्होंने रिच कंट्रीज से बेहतर परफॉर्म किया है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, अगर हम श्रीलंका और इंडिया को देखें, तो श्रीलंका का जो साइज है इंडिया से कम है। पर कैपिटा इनकम लेवल, अगर हम इकोनॉमी की बात करें, तो जो इकोनॉमी है श्रीलंका की, इंडिया से पीछे है। इंडिया की इकोनॉमी श्रीलंका से बड़ी इकोनॉमी है, फिर भी श्रीलंका का जो रैंकिंग आता है वो ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया से आगे आता है। इंडिया से बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग है श्रीलंका की। तो इससे हमें ये पता चलता है कि साइज ऑफ द टेरिटरी, क्या कंट्री बड़ी कंट्री है, छोटी कंट्री है, ये मैटर नहीं करता। पर कैपिटा इनकम, पुअर कंट्री है, रिच कंट्री है, ये भी काफी हद तक मैटर नहीं करता, क्योंकि हमने ये देखा है कि पुअर कंट्रीज रिच कंट्रीज से बेहतर परफॉर्म करते हैं। अगर हम इंडिया में ही देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट में टॉप पे केरला आता है, और केरला ने पंजाब और गुजरात जैसे स्टेट्स जिनका पर कैपिटा इनकम हाई है, उन स्टेट्स से बेहतर परफॉर्म किया है, क्योंकि केरला में फोकस दिया जाता है एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ और रिसोर्सेज पे। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि साइज ऑफ द टेरिटरी एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में जितने भी कंट्रीज को इंक्लूड किया जाता है, उन्हें 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है उनके स्कोर के बेसिस पे। तो ये 4 कैटेगरीज यहाँ पे है। पहला कैटेगरी है वेरी हाई। सो वेरी हाई में वो कंट्रीज हैं जिनका HDI जो स्कोर है वो 0.8 से ऊपर है, और इस ग्रुप में 66 कंट्रीज आते हैं। सेकेंड ग्रुप है हाई ग्रुप, जिसमें हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाले कंट्रीज हैं, और ये कंट्रीज, इनका स्कोर है बिटवीन 0.7 अप टू 0.799। इस ग्रुप में 53 कंट्रीज हैं। थर्ड है मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाला ग्रुप। सो मीडियम वाले ग्रुप में है वो कंट्रीज जिनका डेवलपमेंट इंडेक्स का स्कोर आता है बिटवीन 0.55 अप टू 0.699, और नंबर ऑफ कंट्रीज है 37, और इंडिया मीडियम वाले ग्रुप में आता है। लास्ट कैटेगरी है लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और इस कैटेगरी में वो कंट्रीज आते हैं जिनका स्कोर 0.549 से कम आता है, और इस ग्रुप में 33 कंट्रीज है। अब हम एक एक करके चारों ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे उनका। उससे पहले हम टॉप 10 कंट्रीज देख लेते हैं। सो फर्स्ट है नॉर्वे, सेकेंड आयरलैंड, थर्ड है स्विट्जरलैंड, फोर्थ हांगकांग, फिफ्थ आइसलैंड, सिक्स्थ जर्मनी, सेवेंथ स्वीडन, एट्थ ऑस्ट्रेलिया, नाइन्थ नेदरलैंड्स, और 10th है डेनमार्क। ये टेबल अच्छे से पढ़ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट हम चारों ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, वेरी हाई, हाई, मीडियम एंड लो। सो जो भी वेरी हाई और हाई वाले ग्रुप में कंट्रीज आते हैं, उन कंट्रीज में हमने कुछ कॉमन फैक्टर्स को नोटिस किया, कुछ कॉमन पैटर्न्स भी हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि
ये जो कंट्रीज जो वेरी हाई और हाई की कैटेगरी में आते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस एजुकेशन और हेल्थ केयर में देते हैं, और यहाँ के गवर्नमेंट का प्रायोरिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर, यानी कि इन कंट्रीज में गुड गवर्नेंस है, पीपल ओरिएंटेड पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज है, और यहाँ पे हायर लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इसीलिए आता है क्योंकि गवर्नमेंट सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट सोशल सेक्टर में करती है, और इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये कंट्रीज हाई रैंक करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस एजुकेशन और हेल्थ केयर में, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है सोशल सेक्टर में, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में। और जब ज्यादा इन्वेस्टमेंट लोगों पे किया जाता है और गुड गवर्नेंस जब होता है, तब ह्यूमन डेवलपमेंट में रैंकिंग भी हाई आती है और स्कोर भी अच्छा मिलता है। तो ये कंट्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट में इसीलिए आगे हैं क्योंकि ये लोगों पे इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पे गुड गवर्नेंस और पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज है। अब हमने ये नोट किया कि जो भी हाई रैंकिंग कंट्रीज हैं उनमें से सबसे ज्यादा कंट्रीज यूरोप में है, और ये जो कंट्रीज है ये इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न वर्ल्ड, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है उनमें आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज में सिर्फ यूरोप से ही कंट्रीज हैं, नॉन यूरोपियन कंट्रीज भी हैं। आप इस लिस्ट में देख सकते हो हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया। सो सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज ही टॉप नहीं कर रहे हैं, नॉन यूरोपियन कंट्रीज भी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नंबर्स में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा वो कंट्रीज हैं जो यूरोप में है और जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज है। दो और फीचर्स हैं कि जो भी कंट्रीज हैं सबसे ज्यादा जो यूरोप से ही है वो फॉर्मर इंपीरियल पावर्स है, यानी कि फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स है। और इन कंट्रीज में ना सोशल डाइवर्सिटी भी कम है, इतनी डाइवर्सिटी भी नहीं है। और ये जो मीडियम और लो रैंकिंग कंट्रीज हैं उनमें एक मेन इशू ये है कि सोशल डाइवर्सिटी ज्यादा है, और ये जो कंट्रीज हैं जो हाई और वेरी हाई कैटेगरी में आते हैं उन कंट्रीज में ना सोशल डाइवर्सिटी कम है, और ये जो कंट्रीज है ये फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स हैं, यानी कि फॉर्मर इंपीरियल पावर्स हैं। नेक्स्ट थर्ड ग्रुप मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इस ग्रुप में 37 कंट्रीज हैं, और ये जो कंट्रीज हैं इस ग्रुप में सबसे ज्यादा कंट्रीज फॉर्मर कॉलोनीज रह चुके हैं। तो वेरी हाई और हाई ग्रुप में ज्यादातर कॉलोनियल पावर्स है, और मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाले ग्रुप में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज कॉलोनीज रह चुके हैं। और इस ग्रुप में कई सारे कंट्रीज हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एमर्ज हुए हैं, लेट 1940s और अर्ली 1950s में एमर्ज हुए हैं। फिर और कुछ कंट्रीज हैं जो सोवियत यूनियन यूएसएसआर के ब्रेकअप के बाद एमर्ज हुए। और इन कंट्रीज में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी ज्यादा है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी कभी कभार देखने को मिलता है इस ग्रुप में। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो अपने इंडिपेंडेंस के बाद इन कंट्रीज ने कॉन्स्टेंटली ये कोशिश की है कि ह्यूमन डेवलपमेंट को इम्प्रूव करे, गुड गवर्नेंस पे फोकस करे और पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज लाए। तो अपने इंडिपेंडेंस के बाद इन सभी कंट्रीज का मेन फोकस यही रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट को इम्प्रूव करे, सोशल डिस्क्रिमिनेशन को कम करे, ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सके हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सेक्टर पे इन्वेस्ट कर सके। लेकिन आपको ये बात भी कंसिडर करना होगा कि इन कंट्रीज का जो सिचुएशन है वो वेरी हाई और हाई ग्रुप में जो भी कंट्रीज आते हैं उनसे अलग है, क्योंकि मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में जो कंट्रीज आते हैं यहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी ज्यादा है, और इनके जो सिचुएशन है ये कैसे इंडिपेंडेंट हुए, ये कैसे इमर्ज हुए और ये किन हालातों में थे, ये सब कुछ अलग है। तो जब हम दोनों ग्रुप्स को कंपेयर करें तो हमें ये चीजें भी ध्यान में रखनी होगी। और मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में सोशल डाइवर्सिटी भी है, यहाँ पे सोशल डिस्क्रिमिनेशन का भी इशू है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी इशू है, लेकिन कंट्रीज कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज के थ्रू, गुड गवर्नेंस के थ्रू ह्यूमन डेवलपमेंट, अपना रैंकिंग इंप्रूव कर रहे हैं, अपना स्कोर इंप्रूव कर रहे हैं। लास्ट ग्रुप है लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाला ग्रुप, इस ग्रुप में 33 कंट्रीज है। ये जो कंट्रीज हैं बहुत ही बुरा परफॉर्म करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में, और यहाँ के लोगों की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है। और
इस ग्रुप में जितने भी कंट्रीज हैं छोटे छोटे कंट्रीज हैं, और ये कंट्रीज ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, गवर्नमेंट बार बार चेंज होता रहता है। कुछ कंट्रीज में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है लेकिन ठीक से काम नहीं कर रहे होते, कुछ कंट्रीज में डेमोक्रेसी ही नहीं है, ऑटोक्रेसी है, और ओवरऑल देखें तो सोशल इंस्टेबिलिटी है, लोग सेटिस्फाइड नहीं है, सिविल वॉर की सिचुएशन है, फेमाइन है, डिजीजेस के चांसेस हाई हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एजुकेशन सेक्टर एडवांस नहीं है, और सोशल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ही नहीं होता। क्योंकि इस ग्रुप में हमने देखा कि सिविल वॉर की सिचुएशन है, जब पॉलिटिकल टर्मोइल होता है, इंस्टेबिलिटी है, तो ऐसे सिचुएशन में ये कंट्रीज ना ज्यादातर अपने डिफेंस सेक्टर में, आर्मामेंट्स में, एक्सप्लोजिव्स खरीदने में, इन सभी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। तो जितना भी इनकम इनके पास है, जो कि बहुत कम है, कम इनकम है, इतने रिच कंट्रीज नहीं है, पुअर कंट्रीज हैं, फिर भी जितना भी रिसोर्स इनके पास है, इन्वेस्ट ये डिफेंस सेक्टर में करते हैं, आर्मामेंट्स, एक्सप्लोजिव्स खरीदने में इन्वेस्ट करते हैं। तो सोशल सेक्टर में इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। और इन सभी के साथ साथ ये प्रॉब्लम्स भी आते हैं, जैसे पॉलिटिकल टर्मोइल, सोशल इंस्टेबिलिटी, फेमाइन, डिजीजेस, सिविल वॉर। इन सभी चीजों की वजह से सोशल सेक्टर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते। सो गुड गवर्नेंस नहीं है, पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज नहीं है, वेलफेयर पे फोकस नहीं किया जाता, ज्यादा फोकस मिलिट्री और डिफेंस सेक्टर पे होता है। इस वजह से ये कंट्रीज ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, इकोनॉमिकली ये बहुत पीछे हैं, और इनका जो सोशल सेक्टर है वो भी एडवांस्ड नहीं है, इसीलिए ये ह्यूमन डेवलपमेंट में भी बहुत ही लो रैंक करते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूजुअली जब हम इन लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाले कंट्रीज को जब हम देखते हैं, तब हम ये ब्लेम करते हैं कि इन कंट्रीज में ह्यूमन डेवलपमेंट इसीलिए नहीं है क्योंकि लोगों का कल्चर ये है, या फिर हम ये कहते हैं कि ये कंट्री अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही क्योंकि इस कंट्री में इस पर्टिकुलर रिलीजन या इस पर्टिकुलर कम्युनिटी या इस कल्चर को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, इसीलिए ये कंट्री परफॉर्म नहीं कर रही। ये जो अजम्पशन है ये मिसलीडिंग है, ये अजम्पशन पूरी तरह से गलत है, क्योंकि एक कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है उस कंट्री के गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है, क्या अच्छी पॉलिसीज ला रही है, एक्सपेंडिचर कितना कर रही है, क्या गुड गवर्नेंस है, जो पॉलिसीज गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है क्या वो लोगों को एक्चुअली बेनिफिट कर रहे हैं, क्या वो पीपल ओरिएंटेड, पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी कंट्री जहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, बार बार गवर्नमेंट्स चेंज होते रहते हो, तो वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वहां पे सोशल इंस्टेबिलिटी भी आएगी, लोग खुश नहीं रहेंगे, लोगों का जो एस्पिरेशन होता है, उनके रिक्वायरमेंट्स, अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल टर्मोइल हो, ऐसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में लोगों के पास फ्रीडम नहीं होता, उनके एस्पिरेशंस फुलफिल नहीं होते। सो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट कैसे एक्सपेंडिचर कर रहा है सोशल सेक्टर पे, कैसे पॉलिसीज ला रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का स्टेबल होना, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमने ये देखा है कि जो भी कंट्रीज हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, हाई रैंकिंग लाते हैं, वो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं सोशल सेक्टर में। वहां पे डाइवर्सिटी कम है, वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल टर्मोइल कम है, इंस्टेबिलिटी नहीं है, और वहां पे ज्यादा फोकस दिया जाता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो ऐसे कंट्रीज जो ह्यूमन डेवलपमेंट पे हाई रैंक लाते हैं, वो सोशल सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे फोकस करते हैं, वो लोगों के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट हेल्थ एजुकेशन सेक्टर पे देते हैं, सोशल सेक्टर पे इन्वेस्ट करते हैं, और फोकस करते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे। इसीलिए कंट्रीज अच्छा परफॉर्म करते हैं। और जो भी कंट्रीज लो लेवल पे हैं, रैंक उनका कम है, स्कोर बहुत ही बुरा है, वो कंट्रीज क्या करते हैं, उन कंट्रीज में एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, सिविल वॉर की सिचुएशन है, लोगों के पास डिसेंट लाइफ जीने का भी ऑप्शन नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही कम है, पुअर कंट्रीज हैं जहां पे डिजीजेस है, हंगर का इशू है, पॉवर्टी,
इकोनॉमी, ऐसे कंट्रीज अपने रिसोर्सेज को सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट करने के बजाय कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? डिफेंस में इन्वेस्ट करते हैं, मिलिट्री को प्रायोरिटी देते हैं। इसीलिए कंट्रीज अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, पॉवर्टी से सफर कर रहे होते हैं, अपने लोगों के लिए पॉलिसीज नहीं बना पाते हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट में लो रैंक करते हैं। तो हमारे लिए ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम किसी भी कंट्री पे ये ब्लेम नहीं कर सकते कि वो कंट्री ह्यूमन डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसीलिए पीछे है क्योंकि उस कंट्री में इस रिलीजन से या इस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, इसीलिए वो पीछे है। क्योंकि इंटरनेशनल कंपैरिजन पढ़ने के बाद हमें इतना तो समझ में आ चुका है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में अच्छे से परफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का होना, वेलफेयर पॉलिसीज का होना, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का स्टेबल होना, लोगों के पास फ्रीडम होना, कैपेबिलिटी बिल्ड करना, ये बहुत ही जरूरी है। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट में अच्छे से परफॉर्म करना हो तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर पे, सोशल सेक्टर पे होना चाहिए। और जब गवर्नमेंट अच्छे पॉलिसीज लाएगी लोगों के लिए जब पीपल सेंट्रिक, पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज गवर्नमेंट लाएगी, तभी हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आगे आ सकते हैं। हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो स्कोर है वो इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि पीपल आर द रियल वेल्थ। अगर हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अच्छे से परफॉर्म करना है तो हमें इन्वेस्ट भी सोशल सेक्टर पे करना होगा, हमें इन्वेस्ट भी लोगों पे करना होगा। सो दिस वाज चैप्टर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट। आई रियली होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप ट्विन ब्रोस का डिस्कॉर्ड सर्वर और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ताकि आप भी ह्यूमैनिटीज की एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से कनेक्टेड हो। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय।